अगली कमांड है सीपी कमांड। सीपी का फुल फॉर्म यहाँ पर कॉपी से है। नाम से ही समझ जाएं, इस कमांड का यूज करके फाइल या डायरेक्टरी को कॉपी किया जा सकता है। सिंपल, यदि आपको किसी फाइल की या डायरेक्टरी की कॉपी करनी हो तो आप सीपी कमांड का यूज कर सकते हैं। यही बात यहाँ बताई है कि इट क्रिएट्स एन एग्जैक्ट इमेज ऑफ ए फाइल ऑन ए डिस्क। मतलब अगर आप कॉपी की सहायता लेते हो तो जो फाइल है उसी की एग्जैक्ट दूसरी कॉपी आपको मिल जाएगी। और ये भी इसमें लिखा है कि सीपी कमांड रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 फाइल नेम इन इट्स आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब ये है कि जब भी आप सीपी कमांड का प्रयोग करें आपको 2 नाम देने होंगे। पहला नाम वो जिसकी कॉपी करनी है और दूसरा नाम जो कॉपी का नया नाम रखना है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक टेस्ट नाम की फाइल पहले से बनी है। मान लो ये फाइल पहले से बनी है टेस्ट नाम की और हम चाहते हैं इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाए न्यू टेस्ट के नाम से। तो टेस्ट हमारे पास पहले से बनी है, इसी की कॉपी हमें न्यू टेस्ट के नाम से क्रिएट करनी है। तो हम कमांड यहाँ पर देंगे सीपी, सबसे पहले जो फाइल हमारे पास है उसका नाम और फिर जो नया नाम जिस नाम से कॉपी क्रिएट करनी है वो नाम न्यू टेस्ट। तो जैसे ही हमने कमांड दी तो अब आप देख सकते हैं कि 2 फाइल हमारे पास हैं। एक तो टेस्ट पहले से ही थी, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा है। कॉपी होने के बाद न्यू टेस्ट नाम की फाइल आ गई, उसमें भी हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो कुल मिला के ये है सीपी कमांड कॉपी करने के लिए। लगभग ऐसी एक कमांड होती है एमवी। एमवी का फुल फॉर्म यहाँ पर मूव करने से है। देखो, जब हमने कॉपी सीपी कमांड का इस्तेमाल करा तो टेस्ट फाइल की हमने कॉपी करी तो हमारे पास टेस्ट फाइल भी है और न्यू टेस्ट भी है। मतलब कॉपी का मतलब ये होता है कि जो फाइल की कॉपी की गई है वो भी रहेगी और नई फाइल भी आ जाएगी। मूव का प्रयोग करते हैं किसी फाइल को एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर डालने के लिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई फाइल है किसी डायरेक्टरी में है, आपको वो फाइल को वहां से हटा के किसी और डायरेक्टरी में डालना है। मतलब मूल जगह से जो उसकी बेसिक जगह है वहां से उसको हटाना है, दूसरी डायरेक्टरी में डालना है। तो उसके लिए फिर एमवी कमांड लगेगी। याद रखना, जब भी एमवी कमांड का इस्तेमाल करो तो जैसे यहाँ सीपी लिखा है वैसे एमवी लिखना। जिस फाइल को मूव करना है उसका नाम पहले आएगा। उदाहरण के लिए टेस्ट नाम की फाइल को मूव कर रहे हैं तो पहले एमवी फिर टेस्ट लिखेंगे और फिर यहाँ पर जिस डायरेक्टरी में आपको भेजना हो उस डायरेक्टरी का नाम आएगा। याद रखना, पहले एमवी फिर फाइल का नाम जिसे मूव करना हो और फिर डायरेक्टरी का नाम जहां पर उसको भेजना हो। तो इस तरह से एमवी कमांड का इस्तेमाल होगा। अगली कमांड है डेट कमांड। नाम से समझ में आता है, डेट कमांड से आपको करंट डेट डिस्प्ले होगी। करंट डेट मतलब जो वर्तमान की तारीख है दिन के साथ आपको डिस्प्ले हो जाएगी। करना कुछ भी नहीं है, केवल डेट कमांड देनी है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि कमांड के पहले डॉलर का साइन जरूर लगाएं, तो डॉलर लगाइएगा और डेट लगाइएगा। कमांड जैसे ही आप देंगे तो आपके सामने ये वर्तमान डेट और दिन और टाइम ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी। जो सिस्टम की डेट और टाइम, जो सिस्टम में डेट और टाइम सेट है वो दिखाई देगा इस कमांड का प्रयोग करने से। अगली कमांड है फाइंड। तो फाइंड भी नाम से ही समझ में आता है कि अगर कोई फाइल आप खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं तो आप फाइंड कीवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लोरम नाम की फाइल को हमें सर्च करना है तो हमने फाइंड लिखा और फिर जिस फाइल को सर्च करना है उसका नाम लिखा। अगर वो फाइल होगी तो नीचे इको हो जाएगा, नीचे वो नाम दिखने लगेगा। नीचे नाम दिखने लगा इसका मतलब वो फाइल अवेलेबल है। तो किसी भी फाइल, जरूरी नहीं है फाइल ही, किसी भी डायरेक्टरी को भी आप लोकेट करना चाहते हो, डायरेक्टरी को भी सर्च करना चाहते हो तो फाइंड कमांड की सहायता से आप ये कर सकते हैं। अगली कमांड है एलएस। ये स्मॉल एल है, आई की तरह दिख रहा है ये, लेकिन ये स्मॉल एल है। तो एलएस शब्द लिया गया है लिस्ट से। तो जब भी कभी आपको देखना हो कि कितनी डायरेक्टरी हैं, कितनी फाइलें हैं, तो आप एलएस कमांड का इस्तेमाल कीजिए। जैसे डॉस में हम कमांड देते हैं dir की सहायता से फाइल्स और डायरेक्टरीज की सूची दिखाई देती है, फाइल्स और डायरेक्टरीज की लिस्ट दिखाई देती है। ऐसे ही एलएस कमांड से भी फाइल्स और डायरेक्टरी की लिस्ट दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर हमने जैसे एलएस कमांड चलाई तो ये नीचे फाइल्स और डायरेक्टरीज की लिस्ट आ रही है। तो ये थी एलएस कमांड।
पीडब्ल्यूडी के बारे में थोड़ी देर पहले हमने समझा था पिछले वीडियो में कि पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। कई बार इसे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी बोला जाता है, वर्तमान वर्किंग डायरेक्टरी, और कई जगह पर इसे प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी कहा जाता है। तो कुल मिला के जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्टरी में हम अभी हैं, उस डायरेक्टरी को अगर आप उसका पाथ प्रिंट करना चाहते हो कि वो डायरेक्टरी आखिरकार है किस फोल्डर में, वो डायरेक्टरी आखिरकार है कहाँ, तो हम पीडब्ल्यूडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कमांड देते से ही जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, और जिस रूट पर वो, जिस पाथ पे वो अवेलेबल है, जैसे कोई डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी होती है, उसके भी अंदर डायरेक्टरी होती है, तो जहां पर भी आप पीडब्ल्यूडी लिखोगे, हम जिस डायरेक्टरी में होंगे और वो डायरेक्टरी जिस डायरेक्टरी में होगी, कंप्लीट पाथ आपके सामने इस कमांड से डिस्प्ले होगा। अगली कमांड है mkdir। तो जिस तरह से डॉस में md कमांड होती थी डायरेक्टरी बनाने के लिए, ऐसे यहाँ पर कमांड है mkdir यानी मेक डायरेक्टरी। तो सिंपली जब भी कभी ऐसा लगता है आपको कि डायरेक्टरी बनाने की आवश्यकता है, तो आप mkdir कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। mkdir का प्रयोग करके डायरेक्टरी को क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ उदाहरण के लिए न्यू नाम की डायरेक्टरी बनाई है, और बनाने के बाद लिस्ट देखने के लिए, सूची देखने के लिए जैसे ही हमने ls कमांड लगाई तो यहाँ पर ये न्यू डायरेक्टरी हमें दिखाई दे रही है। तो mkdir की सहायता से डायरेक्टरी को बनाया जाता है। वहीं कभी अगर आपको लगता है कि डायरेक्टरी को हटाना है या डिलीट करना है, तो डायरेक्टरी को डिलीट करने की कमांड होती है rmdir यानी रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी सहायता से, rmdir कमांड की सहायता से आप किसी बनी हुई डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक mydir1 नाम की डायरेक्टरी बनाई गई है। देखिए mkdir से डायरेक्टरी बनती है, तो डायरेक्टरी बनाई है इस नाम से mydir1, और फिर उसे हटाना है तो rmdir1 लिखा, और फिर पूरे पाथ के साथ डायरेक्टरी का नाम लिखा। तो जब ls करेंगे तो देखो कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ, मतलब पहले भी कुछ नहीं था, डायरेक्टरी बनाई, डायरेक्टरी बनाने के बाद जब हमने rmdir करा तो वो डायरेक्टरी रिमूव हो गई, हट गई। अब जैसे ही हमने ls कमांड लगाई तो अब कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्टरी अब अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली mkdir से डायरेक्टरी क्रिएट होती है और rmdir से डायरेक्टरी रिमूव होती है। अगली कमांड है rm की सहायता से फाइल को रिमूव किया जाता है। जिस तरह से पिछला हमने समझा था rmdir की सहायता से डायरेक्टरी रिमूव होती है, rm की सहायता से फाइल रिमूव होती है। यानी कि जब भी कभी अगर आपको लगता है कि कोई फाइल की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है या किसी फाइल को डिलीट करना है, तो आप rm कमांड की सहायता से डिलीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने ls किया तो फाइल्स लिस्ट दिखाई दी। अब इसमें एक फाइल है computer.log, एक रेडिट नाम की फाइल है, एक स्लैकवेयर है, एक उबंटू है, ये डेटा हमें दिखाई दे रहा है। ये 3 इसमें डायरेक्टरीज हैं, ये फाइल है। अब जैसे हमें computer.log को मिटाना है, डिलीट करना है, तो हमने कमांड दी rm computer.log। तो जैसे हमने rm computer.log बोला और दोबारा हमने ls करा तो लिस्ट दिखाई दी, लेकिन देखो अब इसमें computer.log अवेलेबल नहीं है। पहले थी अवेलेबल computer.log, लेकिन rm कमांड देने के बाद अब computer.log अवेलेबल नहीं है। तो कुल मिला के इस कमांड की सहायता से हम किसी फाइल को रिमूव कर सकते हैं। अगली कमांड है मोर कमांड। तो मोर होता क्या है, जैसे कई फाइल्स बड़ी बड़ी होती हैं, काफी बड़ी, मतलब स्क्रीन के साइज से भी आगे निकलती हैं। तो विंडोज के एनवायरनमेंट में तो क्या होता है, स्क्रॉल बार अवेलेबल होते हैं। स्क्रॉल बार से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, है ना। विंडोज में क्या बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं, तो हम स्क्रॉल बार के थ्रू ऊपर नीचे होकर के फाइल को रीड कर सकते हैं। लेकिन ये तो कमांड प्रॉम्प्ट है, इसमें स्क्रॉल बार तो होता ही नहीं है, परेशानी आती है स्क्रॉल बार इस ऊपर नीचे होने में। तो अगर ऐसी समस्या है तो फिर आप फाइल के साथ मोर कमांड का इस्तेमाल कीजिए। मोर कमांड का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि बड़ी बड़ी फाइल के जो कंटेंट्स होते हैं वो पेज बाय पेज आते हैं। मतलब पहले एक पेज आएगा, फिर आप इंटर करोगे तो दूसरा पेज आएगा, फिर आप इंटर करोगे तो तीसरा पेज आएगा। कुल मिला के पेज बाय पेज अगर आप कंटेंट देखना चाहें
किसी बड़ी फाइल को एक एक पेज करके देखना चाहें तो आप मोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली कमांड है इसमें chgrp। chgrp का फुल फॉर्म होता है चेंज ग्रुप। होता क्या है कि हर एक फाइल का कोई ना कोई एक एसोसिएटेड ऑनर होता है। मतलब जैसे सपोज करो कि मैंने फाइल क्रिएट करी तो उसका ऑनर मैं हुआ, आप अपने यूजर आईडी से जाके क्रिएट करोगे तो आप उसके ऑनर होगे, कोई थर्ड पर्सन अपने यूजर आईडी से जाके क्रिएट करेगा तो उसका ऑनर वो होगा। तो हर एक फाइल का एक एसोसिएटेड यानी एक संबंधित ऑनर होता है। तो यूं समझ लीजिए कि वो फाइल उसके ग्रुप से बिलोंग करती है, उसी के परमिशंस के हिसाब से चलेगी। माने अगर वो किसी को एक्सेस करने को देगा तो ही एक्सेस हो पाएगी, वो अगर एक्सेस करने की परमिशन नहीं देगा तो फाइल एक्सेस नहीं हो पाएगी। कुल मिला के ऑनर के पास ही राइट्स होते हैं कि वो फाइल को एक्सेस करने दे या ना दे। तो कभी ऐसा लगता है, जरूरत महसूस होती है कि ग्रुप चेंज करना है, यानी फाइल किसी एक यूजर से बिलोंग करती है, हमें ग्रुप चेंज करके दूसरे ग्रुप से बिलोंग कराना है, तो उसके लिए हम chgrp कमांड का इस्तेमाल करते हैं, यानी चेंज ग्रुप। यही बात यहाँ लिखी है, chgrp कमांड इज यूज टू चेंज द ग्रुप ओनरशिप। chgrp कमांड का इस्तेमाल करके ग्रुप ओनरशिप को परिवर्तित किया जा सकता है। अगली कमांड है chmod। इसका फुल फॉर्म होता है चेंज मोड। तो चेंज मोड की सहायता से हम फाइल की परमिशंस को चेंज कर सकते हैं कि कौन किस फाइल को यूज कर सकता है, कौन किस फाइल को यूज नहीं कर सकता है। मोड का हम परिवर्तन कर सकते हैं। विंडोज में भी ऐसा हो सकता है, आप फाइल पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाइए तो वहां से आप रीड ओनली कर देंगे तो रीड ओनली से उसका मोड चेंज हो जाता है, आर्काइव कर देंगे तो उसका मोड अलग हो जाता है। तो फाइल के साथ कौन कौन से अधिकार देने हैं, अधिकार देने का मतलब आपको उसमें चेंजेस करने के अधिकार रखने हैं या नहीं रखने हैं, या फाइल को केवल रीड ओनली मोड में रखना है। रीड ओनली मतलब यूजर केवल उसे पढ़ सके, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सके। तो ये अलग अलग तरह के मोड्स होते हैं। कई मोड ऐसे भी होते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि यूजर चेंज भी कर सके, डिलीट भी कर सके, तो वो आर्काइव मोड कहलाता है। तो इस तरह से अगर आपको कभी मोड चेंज करने की आवश्यकता हो लाइनक्स के कमांड प्रॉम्प्ट से तो आप chmod कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली कमांड आती है who। तो who कमांड की सहायता से ये जाना जाता है कि सिस्टम पर अभी कौन सा यूजर बैठा हुआ है। who का मतलब वैसे भी होता है कौन, who का मतलब वैसे भी होता है कौन। तो कभी ये देखना हो कि यूजर कौन कौन से लॉगिन हैं लाइनक्स सिस्टम में, तो who कमांड का इस्तेमाल करते ही जितने भी करंट एक्टिव यूजर होंगे उनके नाम आपको दिखाई देने लगेंगे। तो जब भी कभी ऐसा महसूस हो कि आपको यूजर्स की संख्या जाननी हो, यूजर्स के नाम जानने हो, तो आप who कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली कमांड है whois कमांड। whois कमांड की सहायता से किसी वेबसाइट के डोमेन नेम मतलब किसी वेबसाइट का जो नाम होता है ना, वही उसका डोमेन नेम होता है। किसी भी वेबसाइट का उसका नाम कहलाएगा उसका डोमेन नेम। तो वो वेबसाइट किसकी है, उस डोमेन नेम का ऑनर कौन है, उसके बारे में जानकारी, यानी ऑनर के बारे में जो रिलेटेड जानकारी होती है, ये जानकारी प्रदान करती है ये कमांड whois। मतलब यूं समझ लीजिए कि इंटरनेट पर इस कमांड की सहायता से आप किसी वेबसाइट के नाम को देखकर ये जान सकते हो कि इस वेबसाइट का ऑनर कौन है, इस डोमेन नेम को खरीदा किसने है या किसका ये डोमेन नेम है, और उससे रिलेटेड जो भी अदर इंफॉर्मेशंस होंगी वो आपको मिल जाएंगी। किसी भी इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट के ऑनर के बारे में, ऑनर से रिलेटेड जो जनरल इंफॉर्मेशन होती हैं उस बारे में अगर जानकारी जाननी हो तो आप whois कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही बात यहाँ बताई हुई है कि वी कैन यूज दिस कमांड इन लिनक्स टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट अ डोमेन नेम। तो डोमेन नेम याद रखिएगा, वेबसाइट का नाम ही उसका डोमेन होता है। तो डोमेन नेम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए या डोमेन के ऑनर के बारे में, ऑनर से रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती हैं वो जानने के लिए आप whois कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। who और whois में थोड़ा अंतर महसूस कीजिएगा। who कमांड के थ्रू ये देखा जाता है कि लाइनक्स
सर्वर पे कौन कौन यूजर एक्टिव है अभी उनके नाम की जानकारी, और हुइज से किसी वेबसाइट के डोमेन के ऑनर की जानकारी हमको मिलती है।